नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। अब हम एक एक करके एक कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, पॉइंटिंग उपकरण, स्कैनर और ऑडियो उपकरण जैसे माइक्रोफोन। इससे पहले कि हम इसके बारे में जानना शुरू करें, आइए रमेश और सुरेश के बीच की ये बातचीत सुन लें। हेलो रमेश। हाय सुरेश। तुम कहीं खोए हुए लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ सुरेश, मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तुम मेरी कुछ मदद करो ना। ठीक है रमेश, रुको, मैं एक उदाहरण के माध्यम से तुम्हें समझाता हूं। मानव शरीर का उदाहरण लें तो सूचना आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है। इसी प्रकार एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से जानकारी प्रवेश करती है। तो मान लो अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो उस केस में रिमोट कंट्रोल और उसके बटन इनपुट डिवाइस होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस हैं, जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर या टीवी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको प्रिंट आउटपुट देता है। इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक सीपीयू की तरह है, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है। कल्पना करो, अगर तुम सीपीयू से कीबोर्ड या प्रिंटर अलग कर दो तो क्या कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट दे सकोगे? क्या तब भी तुम्हें कंप्यूटर से प्रिंट आउट मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का सीपीयू से जुड़ा होना जरूरी है, जो उन्हें नियंत्रित करता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा दी गई जानकारी को प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को परिणाम भेजता है। अब चीजें काफी समझ में आई हैं। शुक्रिया दोस्त। आइए अब कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ये एक टाइपराइटर जैसा उपकरण है, जो अक्षर, अंक और कमांड टाइप करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें स्विच की एक मैट्रिक्स यानी एक स्विच में कुंजी होती है। प्रत्येक दबाई गई कुंजी सीपीयू को एक डिजिटल कोड भेजती है, जो ये पता करता है कि कौन सी की दबाई गई है। कंप्यूटर डिजिटल कोड को डिकोड कर दबाई गई कुंजी का निर्धारण करते हैं। अब हम कीबोर्ड लेआउट के बारे में सीखते हैं। आप अलग अलग कीज के बारे में जानने के साथ साथ इसे अपने कंप्यूटर पर दबाकर प्रत्येक की के वास्तविक कार्य को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि वह की दबाने पर कंप्यूटर में क्या होता है। कीबोर्ड मूल रूप से एक पारंपरिक टाइपराइटर के साथ एक नंबर पैड और कुछ विशेष कीज का समूह होता है, जैसे एरो की, F1 से F12 तक फंक्शन कीज इत्यादि। नेविगेशन कीज जो कि कीबोर्ड पर स्थित होती हैं, ये कर्सर को आसपास स्क्रीन पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें 4 एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड शामिल हैं। इसके अलावा फंक्शन कीज भी होती हैं, जो एप्लीकेशन के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए शॉर्टकट होती हैं। F1 की सामान्यतः हेल्प के लिए एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, जो सभी एप्लीकेशंस में लगभग यही कार्य करता है। कीबोर्ड में सामान्यतः 12 फंक्शन कीज होती हैं। विंडोज की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक कुंजी होती है। इस की पर विंडोज लोगो प्रदर्शित होता है। इस की को कंट्रोल और ऑल्ट के बीच रखा गया है और इस पर क्लिक करने पर विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। कंट्रोल ऑल्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अन्य कीज के साथ दबाने पर कुछ निश्चित कार्य किए जा सकते हैं। टॉगल की वह की जो 2 अलग अलग इनपुट मोड के बीच इनपुट को टॉगल करता है, उसे टॉगल की कहा जाता है। ये एक लाइट स्विच के समान है, जिससे लाइट को ऑन या ऑफ किया जाता है। सबसे सामान्य टॉगल की में कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की सम्मिलित हैं। कैप्स
और लोअर केस यानी छोटे अक्षर और अपर केस यानी कैपिटल अक्षर के बीच शब्दों को टॉगल करता है। नमलॉक इनपुट को लेटर और नंबर में टॉगल करता है। अब कीबोर्ड पर उपस्थित कुछ स्पेशल कीज पर एक नजर डालते हैं। विंडोज की से विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रारंभ होता है। अन्य विशेष कुंजी में शिफ्ट, कैप्स लॉक, कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप, इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन, डिलीट, एंड, पेज अप और पेज डाउन कीज होती हैं। चलिए अब टाइपिंग और कंप्यूटिंग के लिए एक कीबोर्ड पर हाथ की उंगलियों को कैसे सही पोजीशन किया जाए, ये देखते हैं। चित्र में दिखाई गई पोजीशन के अनुसार आपको हाथ व उंगलियों को कीबोर्ड पर रखना चाहिए। बाएं हाथ की उंगलियां ASDF पर और दाएं हाथ की उंगलियां JKL पर रखी जानी चाहिए। दोनों अंगूठों को स्पेस बार का उपयोग करने के लिए स्पेस बार पर रखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कुछ कीबोर्ड्स पर एक फिंगरप्रिंट रीडर होता है जो आपको कंप्यूटर पर कार्य करने की अनुमति तभी देता है जब आपके फिंगरप्रिंट्स को वह पहचान लेता है। शीर्ष लाइन पर पहले अक्षर QWERTY होते हैं। इनपुट डिवाइस की एक अन्य श्रेणी है पॉइंटिंग डिवाइस, जो एक इनपुट इंटरफेस है जिसकी मदद से एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा दर्ज कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI माउस या अन्य उपकरण को डेस्कटॉप की सतह पर घुमाकर वे माउस के स्विच एक्टिवेट कर उपयोगकर्ता यानी यूजर को कंप्यूटर को नियंत्रित करने और डेटा उपलब्ध कराने में मदद करता है। पॉइंटिंग डिवाइस के हलचल के संकेत स्क्रीन पर माउस की हलचल या अन्य दृश्य सूचक से मिलता है। पॉइंटिंग डिवाइस के सामान्य कार्यों में पॉइंट क्लिक व ड्रैग ड्रॉप आते हैं। कुछ प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस हैं माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस एक USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। पहले माउस में एक बॉल होती थी जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर रोल होती थी। जैसे ही हम माउस को हिलाते हैं, उसमें मौजूद आंतरिक रोलर्स बॉल के मूवमेंट को सेंस करके माउस कॉर्ड यानी माउस केबल के माध्यम से कंप्यूटर को सूचना भेजते हैं। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है जिसमें रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर एक लाइट और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है जो मेज की सतह के एक छोटे से भाग से माउस को मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तार रहित या वायरलेस माउस रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाए रखता है। माउस को एक हाथ से संचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जा सकता है जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है जब आप इसे चारों ओर एक माउस पैड पर घुमाते हैं। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी होते हैं जो कि GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पारंपरिक PC माउस में 2 बटन होते हैं जबकि मैकिन्टॉश माउस में एक ही बटन होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर माउस के वास्तविक उपयोग के बारे में सीखेंगे। टच पैड छोटे, फ्लैट, आयताकार पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं जो दबाव और गति के प्रति संवेदनशील होते हैं। आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर्स में एक टचपैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यूजर टचपैड की सतह पर उंगली को फिराकर या फिसलाकर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन पैड के नीचे स्थित होते हैं। टचपैड इस्तेमाल करने के लिए माउस की अपेक्षा बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है और इनमें कोई मूविंग भाग भी नहीं होता। ट्रैक पॉइंट। कुछ नोटबुक कंप्यूटर जैसे IBM थिंकपैड में टच पैड के लिए भी जगह नहीं होती। ऐसे में अंदर अक्सर एक ट्रैक पॉइंट होता है जो कि कीबोर्ड की कीज के बीच समाहित एक छोटी रबर प्रोजेक्शन होती है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है जिसे कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल भी एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही होता है जिसमें बॉल
टॉप पर या साइड में स्थित होती है। हम ट्रैक बॉल को रोल करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करते हैं और आंतरिक रोलर्स इस मूवमेंट को सेंस करके निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ट्रैक बॉल डेस्क पर स्थिर बनी रहती है और इसकी वजह से हमें ट्रैक बॉल का उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती। आजकल ऐसे ऑप्टिकल ट्रैक बॉल उपलब्ध हैं जिनमें रोलर्स की जरूरत नहीं होती है और व्हील्स के गंदे होने की भी कोई समस्या नहीं होती। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है जो अक्सर कंप्यूटर गेम और सिम्युलेटर में इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक्स और खेल नियंत्रकों के विभिन्न प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटाइजर, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल आर्ट बोर्ड एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हैं जो कि एक विशेष कलम की तरह दिखने वाले स्टाइल्स के साथ हाथ से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। ये एक व्यक्ति द्वारा पेंसिल और कागज के साथ चित्र बनाने के समान है। इन टैबलेट्स को डेटा या हस्तलिखित हस्ताक्षर कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक कागज के टुकड़े से चित्र का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लीनियर पॉलीलाइंस या आकृतियों के कोने को दर्ज करके डेटा को कैप्चर करने को डिजिटाइजिंग कहा जाता है। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो एक कलम के आकार का होता है और एक दृश्य प्रदर्शन इकाई से जुड़ा होता है। लाइट पेन की नोक पर एक प्रकाश के प्रति संवेदनशील तत्व होता है जो जब स्क्रीन के सामने रखा जाता है, स्क्रीन से लाइट की पहचान कर कंप्यूटर को पेन की लोकेशन पता करने में मदद करता है। एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ या प्रिंटेड पेज ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। उसको छोटे छोटे पिक्सेल्स वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचारित यानी ट्रांसमिट करता है। स्कैनर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। छात्रों, अब इन स्कैनर्स के मुख्य फीचर्स को समझते हैं। फ्लैट बेड एक स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन का एक प्रकार है जो दस्तावेज या अन्य वस्तुओं को स्कैन करने के लिए एक फ्लैट कांच की सतह का उपयोग करता है। अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर में एक एडजस्टेबल ढक्कन होता है जो कि मैगजीन, किताबें और अन्य मोटी वस्तुओं को स्कैन करने के लिए उठाया जा सकता है। शीट फेड स्कैनर, जिसे एक ऑटोमेटिक दस्तावेज स्कैनर या एडीएफ स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है, एक डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है जिसे विशेष रूप से पेपर के अलग अलग शीट को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इसका व्यापक रूप से व्यवसायों द्वारा कार्यालय दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उपयोग होता है और कभी-कभी पुस्तकों को स्कैन करने के लिए अभिलेखागार और पुस्तकालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है। शीट फेड स्कैनर्स की उनके द्वारा हैंडल किए जाने वाले कागज के वजन और आकार, ड्यूटी साइकिल रेटिंग, गति प्रति मिनट पृष्ठों की और ड्यूप्लेक्स क्षमता के संदर्भ में तुलना की जा सकती है। हैंडहेल्ड स्कैनर वह है जिसे हाथ से स्कैन की जाने वाली वस्तु के ऊपर से घुमाया जा सकता है। हैंडहेल्ड स्कैनर समकक्ष डेस्कटॉप स्कैनर की तुलना में छोटे और कम महंगे होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से उपयोगकर्ता की निपुणता पर निर्भर करते हैं जो स्कैनर को कागज के ऊपर से घुमाते हैं। इन स्कैनर में ट्रे भी उपलब्ध होते हैं जो कि स्कैनर को एक सीधी रेखा में चलने में मदद करते हैं। बारकोड अलग अलग मोटाई वाली लाइनों का एक सेट होता है जो एक नंबर दर्शाते हैं। बारकोड रीडर बारकोड से डेटा इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। दुकानों में अधिकांश उत्पादों पर बारकोड होती है। आप किसी भी स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर इसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। बारकोड रीडर बारकोड की लाइनों पर प्रकाश की बीम डालता है और कितनी प्रकाश की मात्रा वापस रिफ्लेक्ट होती है उसके आधार पर बारकोड का नंबर पढ़ता है। ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस अक्षर, अंक और कोड को पढ़ने के लिए प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है और फिर उन्हें डिजिटल डेटा में बदल देता है। OCR, OMR और बारकोड रीडर ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस के प्रकार हैं। OCR स्कैनर आपने अक्सर दुकानों या रिटेल स्टोर्स में देखा होगा
जिसमें स्कैनर प्रोडक्ट के अक्षर पढ़ लेता है। इसी तरह OMR स्कैनर मार्क्स को पढ़ता है। इसे प्राय परीक्षाओं की स्कोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेट, GRE, कैट इत्यादि। इसी तरह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वह तकनीक है जिसमें मशीन मुद्रित संख्यात्मक डेटा को पहचानने के लिए चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल करती है। MICR रीडर कैरेक्टर का पता लगाकर उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित करते हैं। हालांकि ऑप्टिकल तरीकों OCR पुरानी MICR टेक्नोलॉजी की तरह जटिल है, पर चुंबकीय स्याही का अभी भी प्रयोग किया जाता है। ये धोखाधड़ी को रोकने का कार्य करता है, क्योंकि एक फोटोकॉपी चेक को चुंबकीय स्याही के साथ प्रिंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसका इस्तेमाल बैंक चेक और डिपॉजिट स्लिप में होता है। स्पीच रिकग्निशन एक तरह का इनपुट है, जिसमें कंप्यूटर एक माइक्रोफोन में बोले गए शब्दों को पहचानता है। नवीनतम प्रौद्योगिकी निरंतर स्पीच रिकग्निशन का इस्तेमाल करती है, जहां उपयोगकर्ता को शब्दों के बीच पॉज लेने की जरूरत नहीं होती है। कैमरा मूलतः दो प्रकार का होता है, डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा। आइए इनके बारे में चर्चा की जाए। डिजिटल कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जो कि डिजिटल चित्र और वीडियो को डिजिटल रूप में एनकोड करता है और बाद में काम में लेने के लिए उन्हें स्टोर करता है। आजकल बेचे जा रहे लगभग सभी कैमरे डिजिटल होते हैं और डिजिटल कैमरे PDA और मोबाइल फोन से लेकर कई उपकरणों में शामिल होते जा रहे हैं। वेबकैम एक वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम में कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क तक इमेज या चित्रों को फीड करता है या स्ट्रीमिंग करता है। जब कंप्यूटर से वीडियो स्ट्रीम कैप्चर की जाती है, उसे कंप्यूटर पर सेव करके देखा जा सकता है, दूसरे सिस्टम या नेटवर्क पर भेजा जा सकता है, जैसे इंटरनेट या ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में। एक दूरस्थ स्थान के लिए भेजा गया वीडियो स्ट्रीम उस कंप्यूटर पर सेव किया जा सकता है, डाउनलोड करके देखा जा सकता है या कहीं और भी भेजा जा सकता है। एक IP कैमरा जो ईथरनेट या वाईफाई का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़ता है के विपरीत एक वेबकैम आमतौर पर एक USB या इसी तरह के किसी अन्य केबल द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है या लैपटॉप अथवा कंप्यूटर हार्डवेयर में इनबिल्ट आता है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट एक कंप्यूटर जनित जानकारी होती है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है और कागज पर प्रिंट की जाती है या मशीन पढ़ सके ऐसे फॉर्म में जैसे डिस्क और टेप। आउटपुट डिवाइस परिधीय उपकरण होते हैं जो हमें कंप्यूटर द्वारा संसाधित या प्रोसेस डेटा देखने अथवा सुनने के लिए सक्षम बनाते हैं। आउटपुट ऑडियो या वीडियो कुछ भी हो सकता है। विजुअल आउटपुट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो शामिल होते हैं। ऑडियो आउटपुट में ध्वनि, संगीत और संश्लेषित स्पीच शामिल होते हैं। सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आते हैं। आइए अब हम उन्हें एक एक करके प्रत्येक के बारे में समझते हैं। मॉनिटर एक कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। आधुनिक मॉनिटर्स में आमतौर पर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी TFT LCD या एक फ्लैट पैनल LED डिस्प्ले होता है, जबकि पुराने मॉनिटर्स में एक कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRT कहा जाता था, का इस्तेमाल किया जाता था। मॉनिटर को VGA, DVI, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, LDVS यानी लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग के माध्यम से या अन्य प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स और सिग्नल से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ऐसे कंप्यूटर मॉनिटर पर या टीवी में एक डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ट्यूब के एक अंत पर फास्फोरस की कटिंग होती है, जिस पर जब इलेक्ट्रॉन भिड़ते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अतीत में CRT कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल के लिए एक लोकप्रिय शब्द था। आज मॉनिटर सही शब्द है, क्योंकि कंप्यूटर डिस्प्ले बहुत समय पहले से ही CRT से पलायन कर LCD पैनल पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह फ्लैट पैनल टीवी भी अब CRT का उपयोग नहीं करते। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या टीवी से आउटपुट को दिखाने के लिए एक LCD
यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग करता है। सबसे पहले वाले फ्लैट पैनल 1980 के मध्य में लैपटॉप में इस्तेमाल किए गए थे और आज एलसीडी कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड है। टीवी देखने के लिए एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी तकनीक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अब प्लाज्मा टीवी नहीं बनाए जाते। एलसीडी और एलईडी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं और ओएलईडी नवीनतम तकनीक है। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा डिस्प्ले भी फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी में आते हैं, लेकिन एलसीडी कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए सबसे लोकप्रिय है, विशेष रूप से लैपटॉप में इस्तेमाल के लिए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले सीआरटी मॉनिटर की तुलना में बहुत छोटा और हल्का होता है। नवीनतम एलसीडी स्क्रीन पारदर्शी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी टीएफटी का इस्तेमाल करता है, जो प्रत्येक पिक्सेल को नियंत्रित करता है, जिससे तस्वीर की गुणवत्ता और देखने के एंगल में बहुत सुधार हो रहा है। एलईडी मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है, जो कि मॉनिटर में एक प्रदर्शन बूस्टर के रूप में कार्य करता है। असल में एलईडी मॉनिटर एक एलसीडी मॉनिटर ही होता है, जिसमें एलईडी बैकलाइट का इस्तेमाल कर एलसीडी पैनल को रोशनी प्रदान की जाती है। रेजोल्यूशन एक डिस्प्ले स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या होती है। जितने अधिक पिक्सल उतना अधिक बिना स्क्रॉल के जानकारी डिस्प्ले होती है। उदाहरण के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन 1600-1200 का मतलब 1600 हॉरिजॉन्टल और 1200 वर्टिकल पिक्सल होना है। रेजोल्यूशन को प्रति इंच पिक्सल के एक मैट्रिक्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 1920-1200 के स्क्रीन रेजोल्यूशन में 1200 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जिसमें प्रत्येक में 1920 पिक्सल हैं, जो ऊपर से नीचे तक वर्टिकल चलती हैं। अधिकांश समय एक तीसरी संख्या भी रंगों को नामित करने के लिए रेजोल्यूशन में जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए 1920-1264 के 64,000 रंगों की एक सेटिंग दर्शाता है। हालांकि तीसरा नंबर रिफ्रेश दर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए इसका मतलब है 1280 1024 60 हर्ट्ज पर 1280 1024 पिक्सल प्रति सेकंड 60 बार रिफ्रेश। SVGA यानी सुपर VGA 800 600 1024 768 1280 1024 और 1600 1200 पिक्सल का एक रेजोल्यूशन है। 1980 के दशक में VESA ने IBM के VGA डिस्प्ले स्टैंडर्ड को 640-480 से बढ़ाकर 800-600 किया और इसे सुपर VGA नाम दिया गया। XGA यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे 1990 में IBM द्वारा शुरू किया गया। 1024 768 पिक्सल वाला एक इंटेलेस स्क्रीन रेजोल्यूशन है। 256 रंग को सपोर्ट कर XGA ने VGA के टेक्स्ट मोड को 80 से 132 कॉलम का बनाया। XGA बाद में बिना इंटरलेस के और 64 के रंग के रेजोल्यूशन में सुधारा गया। इन वर्षों में विक्रेताओं ने कई रेजोल्यूशन जोड़े, जो कि पिक्सल की कुल संख्या का अंश या उसके मल्टीपल्स में था। उपयोगी सुझाव: मॉनिटर स्क्रीन को आंख के स्तर से 20 डिग्री नीचे रखा जाना चाहिए। स्क्रीन नियमित रूप से साफ करें और अपनी आंखें हर 5 सेकंड में झपकाएं। प्रिंटर वह डिवाइस है जो कि कंप्यूटर आउटपुट को प्रिंट में परिवर्तित करता है। प्रिंटर एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी देते हैं, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपता है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता DPI यानी डॉट्स प्रति इंच के संदर्भ में मापा जाता है। प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर है जो ऐसा प्रिंटिंग तरीका इस्तेमाल करता है जिसमें वह कैरेक्टर की छवि या चित्र को रिबन में और कागज पर स्ट्रोक के माध्यम से प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सबसे लोकप्रिय उदाहरण डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर हैं। कैरेक्टर प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड में छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्रिय पिन होते हैं और एक स्याही वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से छवियों को प्रिंट करता है। यह प्रिंटर
काफी शोर करते हैं और अपेक्षाकृत धीमी गति से कार्य करते हैं। ये बड़े बिजनेस कारोबार में इस्तेमाल होते हैं, जहां लगातार 80 कॉलम और 132 कॉलम की स्टेशनरी पर प्रिंटिंग होती रहती है। उदाहरण के लिए 9 पिन हेड ड्राफ्ट क्वालिटी टेक्स्ट बनाते हैं, जबकि 24 पिन हेड टाइपराइटर की गुणवत्ता का आउटपुट निकालते हैं। गति 200 से 400 कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी सीपीएस तक होती है, जो लगभग 90 से 180 लाइनें प्रति मिनट यानी एलपीएम होता है। दूसरी ओर लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर चॉन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में होते थे। प्रिंटर के ये प्रकार एक प्रिंट हेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पिन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तंत्र द्वारा प्रिंटर हेड और पेपर के बीच रखे रिबन पर स्ट्राइक करती है, जहां आउटपुट प्रिंट होता है। उनकी गति प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज के प्रकार पर निर्भर करती है और प्रति मिनट 200 से 2000 लाइनों तक होती है। प्रिंटर की एक अन्य श्रेणी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें कागज पर एक रिबन पीटने के बिना ही प्रिंट होता है। लेजर, एलईडी, इंकजेट, ठोस स्याही, थर्मल वैक्स हस्तांतरण और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पर इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज कार्य करते हैं और बहुत कम आवाज करते हैं। लोकप्रिय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर हैं। लो एंड इंकजेट 3 इंक कलर सियोन, मैजेंटा और पीले का उपयोग करते हैं, लेकिन एक काले रंग का कंपोजिट निकालते हैं जो कि अक्सर गंदा होता है। 4 रंग वाले इंकजेट CMYK शुद्ध काले रंग की प्रिंटिंग के लिए काली स्याही का उपयोग करते हैं। घर पर उपयोग के लिए सबसे आम प्रकार का प्रिंटर कलर इंकजेट प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रिंट सिरे से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव कर पेज की छवि बनाते हैं। प्रिंटर को कलर इमेज प्रिंट करने के लिए स्याही के कई रंगों की जरूरत पड़ती है। ये प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन कंज्यूमेबल वस्तुओं की लागत लंबे समय में संचालन को महंगा बनाता है। आज लगभग सभी इंकजेट प्रिंटर कलर आउटपुट निकाल सकते हैं। एक लेजर प्रिंटर कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी गुणवत्ता की छवियां बनाता है। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल द्वारा कोटेड ड्रम को चार्ज किया जाता है और फिर छवि एक लेजर या एलईडी द्वारा इस पर छापी जाती है। उसके बाद ड्रम टोनर के अंदर रोल करता है। टोनर कागज पर जमा किया जाता है और फिर गर्मी से कागज में जोड़ा जाता है। अधिकांश लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम यानी केवल एक रंग काला होते हैं, लेकिन महंगे लेजर प्रिंटर जिसमें कई रंग के टोनर कार्ट्रिज होते हैं मल्टी कलर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से अधिक तेजी से कार्य करते हैं। उनकी गति पेज प्रति मिनट यानी पीपीएम में मापी जाती है। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर एक मध्यम से कम रेजोल्यूशन वाला प्रिंटर होता है, जिसमें कोटेड पेपर इस्तेमाल होता है, जो गर्मी लगने पर डार्क हो जाता है। कागज को हीटिंग तत्वों की एक पंक्ति से पास किया जाता है, जो कागज को जलाकर डॉट्स बना देते हैं। ये आमतौर पर बारकोड प्रिंटर और अन्य स्पेशलिटी प्रिंटर जैसे एटीएम से स्लिप प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यापक रूप से पुरानी फैक्स मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंटिंग लागत अधिक होने के कारण इसे केवल पेशेवर डिजाइन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स यानी इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि कंप्यूटर के नियंत्रण में प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वे इंक पेन या इंकजेट का उपयोग ग्राफिक्स या चित्र बनाने के लिए करते हैं। आमतौर पर इनमें ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं। ये काले और सफेद या कलर में प्रिंट करते हैं और कुछ तो 6 फीट चौड़े कागज पर भी प्रिंट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में एक प्रिंटआउट की लंबाई ज्यादा होती है, जिसमें जानकारी कागज के कम चौड़ाई वाले भाग में छपती है। इसके विपरीत लैंडस्केप प्रिंटआउट की चौड़ाई ज्यादा होती है। जानकारी कागज के ज्यादा चौड़े हिस्से पे छपती है।
स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जो एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स को सुनने लायक बनाने के लिए उसे हवा कंपन में बदलते हैं। जब CRT मॉनिटर स्टैंडर्ड थे, तब कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया स्पीकर CRT के चुंबकीय तार के साथ चुंबकीय हस्तक्षेप से बचने के लिए शील्ड किया जाता था। स्पीकर मल्टीमीडिया कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। स्पीकर में एम्पलीफायर होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के कंपन करते हैं और ऑडियो आउटपुट देते हैं। प्रोजेक्टर एक उपकरण है जो कि एक सफेद या चांदी के कपड़े या स्क्रीन पर, जैसे दीवार, छत या अन्य स्क्रीन, इस पर कंप्यूटर आउटपुट प्रोजेक्ट करता है। ये व्यापक रूप से शिक्षा और स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर मुख्य रूप से फिल्में प्रदर्शित करने के लिए तैयार किए गए हैं। लोगों की एक बड़ी संख्या को कंप्यूटर आउटपुट दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेजेंटेशन दिखाने और कॉर्पोरेट बैठकों के लिए कक्षाओं और ऑडिटोरियम में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने की क्षमता रखते हैं। लोकप्रिय इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं फैक्स मशीन, मल्टीफंक्शन उपकरणों यानी MFD, टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल कैमरे इत्यादि। 60 फैक्स मशीन एक दस्तावेज को शून्य और एक की एक श्रृंखला, जिसे बिटमैप के नाम से भी जाना जाता है, में परिवर्तित करता है, जिसे सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है। रिसीवर साइट पर एक फैक्स मशीन भेजे गए डेटा को प्राप्त करता है, शून्य और एक की श्रृंखला को पुनः डॉट्स में तब्दील करता है और तस्वीर बनाता है। इस प्रकार ये दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। मल्टीफंक्शन डिवाइस बहुत सारे कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जो कि उसके बिना अलग अलग परिधीय उपकरणों के द्वारा करने पड़ते हैं। एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में एक प्रिंटर, एक स्कैनर और एक फोटोकॉपी में से एक न्यूनतम 2 परिधीय उपकरण होते हैं। इस तरह के डिवाइस का उदाहरण एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। मोडेम एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलता है, जो कि एक कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये एक कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को बदलकर टेलीफोन लाइनों पर पहुंचाता है। आप मोडेम के बारे में अधिक इंटरनेट सीखते टाइम जानेंगे। मिडी यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, संगीत वाद्य यंत्र, सिंथेसाइजर और कंप्यूटर के बीच संगीतमय जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है। मिडी एक सिंथेसाइजर के कीबोर्ड को किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न सुरों को बजाने के लिए अनुमति देने के लिए विकसित किया गया था। ये संगीत नोट्स के साथ ही बटन, डायल और पेडल एडजस्टमेंट के लिए कोड बनाता है। और मिडी कंट्रोल संदेश सिंथेसाइजर की एक श्रृंखला को संगीतबद्ध कर सकता है, जिसमें प्रत्येक सुर संगीत स्कोर का एक हिस्सा निभाता है। मिडी संस्करण 1.0 को 1983 में पेश किया गया था। टर्मिनल किसी कंप्यूटर के लिए एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जिसमें इनपुट के लिए एक कीबोर्ड और माउस और आउटपुट के लिए एक वीडियो स्क्रीन होती है। मूक टर्मिनल डिस्प्ले टर्मिनल होता है, जो कि कीबोर्ड इनपुट और स्क्रीन आउटपुट देता है और इसमें कोई डेटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती। मूक टर्मिनल्स का मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम के दिनों में विकास हुआ। टच स्क्रीन में उपयोगकर्ता सीधे आइकन, बटन और मेन्यू का चयन करने के लिए स्क्रीन को छू सकते हैं। ये गैर तकनीकी लोगों के लिए उपयोग करने के लिए आसान होते हैं। ये प्राय रेस्टोरेंट, दुकानों और ATM मशीनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। टच स्क्रीन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जो सामान्य रूप से एक सूचना प्रोसेसिंग सिस्टम के एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के शीर्ष पर स्तरित है। एक उपयोगकर्ता इनपुट दे सकता है या एक विशेष कलम और एक या एक से अधिक उंगलियों के साथ स्क्रीन को छूने से सरल या बहुस्पर्श के माध्यम से सूचना प्रोसेसिंग प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य टच स्क्रीन केवल एक विशेष कलम का उपयोग करके काम करने के लिए साधारण या विशेष रूप से कोटेड दस्ताने का उपयोग करते हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी एक मानव मस्तिष्क की तरह ही होती है। ये डेटा और जानकारी स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज जगह है
जहां प्रोसेस करने के लिए डेटा और निर्देशों को रखा जाता है। मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी। छात्रों, चलो अब कंप्यूटर मेमोरी के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से कैचे मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी अर्थात 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी को आगे रोम और रैम के रूप में 2 भागों में बांटा गया है। रोम को आगे प्रोम यानी पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, इन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। रैम को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है: डीरैम और एसरैम। डीरैम यानी डायनेमिक रैम को 3 श्रेणियों में एसडी रैम, आरडी रैम और डीडीआर रैम में विभाजित किया गया है। अब हम एक के बाद एक विस्तार से इन सभी प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। कैचे मेमोरी, जिसे सीपीयू कैचे भी कहा जाता है, एक मेमोरी बैंक है जो मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के बीच ब्रिज का काम करता है। कैचे मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी में तेजी ला सकती है। ये डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को स्टोर रखती है जो अक्सर सीपीयू द्वारा उपयोग में लिया जाता है। डेटा और प्रोग्राम के कुछ हिस्से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क से कैचे मेमोरी में ट्रांसमिट होते हैं, जहां से सीपीयू उन तक पहुंच सकते हैं। निर्देश और डेटा लुक अहेड एल्गोरिथम का उपयोग कर कैश लाइन कहे जाने वाले फिक्स ब्लॉक में मुख्य मेमोरी से कैश में स्थानांतरित किए जाते हैं। मेमोरी हर कंप्यूटर का एक अनिवार्य हिस्सा है। रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। मेमोरी को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी किसी भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट की मुख्य मेमोरी है। रैम अस्थायी कार्यक्षेत्र है जहां डेटा प्रोसेस होता है और निर्देशों का पालन होता है। रैम को एक सिंगल बाइट पढ़ने और राइट करने की क्षमता ही रैंडम एक्सेस बनाती है। ये बाइट एड्रेसिबिलिटी स्टोरेज डिवाइस के अनुसार भिन्न हो जाती है। जैसे हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी चिप है जो उन सेक्टर्स को भी पढ़ और राइट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल बाइट होते हैं। इसके अलावा रैम को सॉफ्टवेयर के लिए एक अस्थायी जगह के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि स्टोरेज स्थायी होता है जब तक उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट नहीं किया जाता। रैम के प्रकार हैं डायनेमिक रैम यानी डी रैम और स्टैटिक रैम यानी एस रैम। डायनेमिक रैम कंप्यूटर मेमोरी का सबसे आम प्रकार है और आज ये सिंक्रोनस डायनेमिक रैम चिप्स के रूप में आम तौर पर उपलब्ध है। अधिकांश वॉलेटाइल मेमोरी डायनेमिक रैम है क्योंकि ये प्रत्येक बिट के लिए केवल एक ट्रांजिस्टर और एक स्टोरेज कैपेसिटर का उपयोग करता है। ये सघन और स्टैटिक रैम, जो कि काफी तेज होता है, की तुलना में कम लागत वाला होता है। डायनेमिक रैम के प्रकार हैं एसडी रैम, आरडी रैम और डीडीआर रैम। एसडी रैम यानी सिंक्रोनस डी रैम के बारे में बात करें तो एक तरह का डायनेमिक रैम मेमोरी चिप है जो कि 1990 के दशक के मध्य के बाद से व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। एसडी रैम में चिप को 2 सेल ब्लॉक में विभाजित करके और डेटा इंटरलीव कर प्रतीक्षा स्टेट को दूर किया है। जब एक ब्लॉक में ब्लॉक एक्सेस होता है, वहीं दूसरे ब्लॉक में एक बिट एक्सेस के लिए तैयार किया जाता है। डीडीआर यानी डबल डेटा रेट। सन 2000 में डीडीआर एसडी रैम ने क्लॉक साइकिल के बढ़ते और गिरते दोनों किनारों का उपयोग करके डेटा ट्रांसफर रेट को 2 गुना कर दिया। प्रत्येक डीडीआर पीढ़ी का डेटा दर पिछले की तुलना में तेज होता है। DDR4 और DDR1 से 6 गुना तेजी आई है। इसके अलावा कम बिजली की आवश्यकता होती है। मदरबोर्ड में गलत DDR डालने से रोकने के लिए DDR मेमोरी मॉड्यूल अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। आरडी रैम, रैम्बस डी रैम, जिसका उच्चारण आरडी रैम है, रैम्बस इंक, लॉस ऑल्टोस, सीए रैम्बस की एक डायनेमिक रैम चिप टेक्नोलॉजी है जिसने सेमीकंडक्टर कंपनियों को जो चिप्स निर्मित करती थीं, अपनी मेमोरी डिजाइन के लाइसेंस दिए।
1990 के मध्य में शुरू कर RD RAM वीडियो गेम और विंडोज पीसी में इस्तेमाल किया गया और DDR SD RAM के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा रही। इंटेल RD RAM का एक प्रारंभिक चैंपियन था, लेकिन 2001 में सपोर्ट बंद करना शुरू कर दिया। स्टैटिक रैम तेज मेमोरी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए पावर यानी बिजली की आवश्यकता होती है। स्टैटिक रैम यानी SRAM उच्च गति के रजिस्टर, कैचे और अपेक्षाकृत छोटे मेमोरी बैंकों जैसे डिस्प्ले अपडेटर पर फ्रेम बफर के लिए उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत एक कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी में आमतौर पर डायनेमिक रैम यानी DRAM होती है। स्टैटिक रैम चिप्स में 10 से 30 नैनोसेकंड की रेंज में एक्सेस टाइम होता है, जबकि डायनेमिक रैम में ये आमतौर पर 50 नैनोसेकंड से ज्यादा होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी चिप है जो कि स्थायी रूप से निर्देश और डेटा स्टोर करते हैं। स्टोर की जाने वाली सामग्री चिप निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में मास्किंग बनाई जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। स्टैंड अलोन रोम चिप्स और माइक्रो कंट्रोलर चिप्स में रोम बैंकों का इस्तेमाल असंख्य एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल रूटीन धारण करने के लिए किया जाता है। रोम भी व्यापक रूप से पुराने पीसी में बायोस होल्ड करने के लिए और वीडियो गेम में प्लग इन कार्ट्रिज के लिए इस्तेमाल किया गया। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं PROM, EPROM और EEPROM। PROM यानी प्रोग्रामेबल रोम एक स्थायी मेमोरी चिप है जिसमें कंटेंट चिप निर्माता के बजाय ग्राहक द्वारा बनाया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है। ये रोम चिप से अलग है जो निर्माण के समय में बनाई जाती है। PROM स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं जब उनके कंटेंट को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई अनुप्रयोगों में EPROM और EEPROM के लिए रास्ता दे दिया गया है जिन्हें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो कि बिना पावर या बिजली अपना कंटेंट स्टोर कर सकती है। EPROM चिप्स को सर्किट बोर्ड पर रखे जाने से पहले एक बाहरी प्रोग्रामिंग डिवाइस पर लिखा जाता है। चिप को एक महंगी चीनी मिट्टी से बने चिप पैकेज की आवश्यकता होती है जिसमें एक छोटी सी क्वार्ट्ज विंडो होती है जो अपारदर्शी चिपचिपे टेप के साथ कवर की जाती है। पुनः प्रोग्रामिंग के लिए चिप को सर्किट बोर्ड से निकाला जाता है, टेप निकाल दिया जाता है और इसे लगभग 20 मिनट के लिए एक अल्ट्रावायलेट यानी UV प्रकाश के नीचे रखा जाता है। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो बिना पावर या बिजली के बिना अपना कंटेंट रखती है। EEPROM राइट स्तर पर बिट या बाइट एड्रेसेबल होते हैं, जिसका मतलब है फिर से डेटा राइट करने से पहले बिट या बाइट को मिटाना जरूरी होता है। फ्लैश मेमोरी में जो EEPROM से विकसित हुआ और वास्तुकला में लगभग समान है, डेटा राइट करने से पहले बाइट के पूरे ब्लॉक को मिटाना होता है। 82B। इसके अलावा EEPROM आमतौर पर निर्देश और डेटा की छोटी मात्रा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल गीगाबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल कैमरे के स्टोरेज और हार्ड डिस्क रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब तक जानबूझकर मिटाया नहीं जाता, स्टोरेज डिजिटल डेटा के लिए स्थायी स्टोरिंग स्थान होता है। स्टोरेज का मतलब वह भंडार है जो बिजली या पावर के बिना अपनी सामग्री या कंटेंट को बरकरार रख सकता है। अब इस डायग्राम पर नजर डालते हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की हायरार्की प्रदर्शित करता है। इस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता KB, MB, GB या TB में मापी जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज माध्यमों के विभिन्न प्रकार होते हैं। हार्ड डिस्क के साथ शुरू करते हैं। हार्ड डिस्क प्राथमिक कंप्यूटर स्टोरेज माध्यम है जो एक या एक से अधिक फेरोमैग्नेटिक सामग्री से कोटेड एल्यूमीनियम या कांच थाली से बना होता है। हालांकि हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव शब्द एक ही अर्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तकनीकी तौर पर डिस्क ड्राइव के अंदर घूमती है,
सभी कंप्यूटर्स में स्टोरेज के लिए एक आंतरिक हार्ड डिस्क होती है और बाहरी हार्ड डिस्क एक यूएसबी, फायरवायर या अतिरिक्त स्टोरेज के लिए eSATA पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर हार्ड डिस्क गैर यांत्रिक ड्राइव की जगह लेते जा रहे हैं। सेक्टर डेटा की सबसे छोटी इकाई है जो कि एक स्टोरेज ड्राइव पर और स्टोरेज ड्राइव से लिखा और पढ़ा जाता है। प्रारंभिक हार्ड डिस्क में सेक्टर के आकार 128 और 256 बाइट्स लंबे थे, लेकिन बाद में बढ़कर 512 हो गए। आखिरकार सेक्टरों में 4096 बाइट्स को उन्नत स्वरूप में बढ़ा दिया गया। सेक्टर इंटरलीव सेक्टरों को एक हार्ड डिस्क पर कैसे नंबर किया जाता है उसे कहा जाता है एक निम्न स्तर के फॉर्मेट से बनाया गया सही इंटरलीव ड्राइव की गति से निर्धारित होता है। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो डिस्क है जिसमें हाई-फाई स्टीरियो साउंड के 74 मिनट तक शामिल हो सकते हैं। 1983 में अमेरिका में शुरू की गई ये डिस्क एक प्लास्टिक की थाली की तरह होती है जिसमें एक तरफ डेटा राइट किया जा सकता है। इसमें किसी भी क्रम में गानों को बजाया जा सकता है। इसकी भंडारण क्षमता 650 MB से 700 MB तक होती है। सीडी को सीडी, CD-ROM, CDR, CDRW और लगभग सभी डीवीडी ड्राइव में प्ले किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क के प्रकार हैं CD-ROM जिसे केवल जानकारी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी गति 48 से 75 तक होती है। CDR इस पर आप केवल एक बार हालांकि कई सत्रों में लिख सकते हैं। CDRW इस पर आप कितनी भी बार डेटा लिख और पढ़ सकते हैं। डीवीडी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी SD ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है। 1997 में अमेरिका में इसे शुरू किया गया और कंप्यूटर और फिल्म उद्योग द्वारा विकसित किया गया। डिस्क वही एक सीडी के आकार की ही होती है, लेकिन 700 MB की बजाय इसमें 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी की तरह डीवीडी में भी एक ही तरफ रिकॉर्ड किया जा सकता है। डीवीडी इसे पहले डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता था, फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और अंत में सिर्फ डीवीडी के नाम से जाना जाने लगा। अभ्यास में डीवीडी निम्न सभी डीवीडी प्रारूपों के लिए संदर्भित होता है। अधिकांश आधुनिक डीवीडी ड्राइव सभी सीडी और डीवीडीज प्रारूपों को पढ़ सकते हैं। डीवीडी रैम को छोड़कर जिसे अपनी खुद की ड्राइव की आवश्यकता होती है, ब्लू-रे डिस्क निकट भविष्य में मौजूदा डीवीडी की जगह लेने वाला है। ये डिस्क भी उच्च घनत्व डेटा स्टोर करने के लिए अतिरिक्त क्षमता के साथ एक लेजर बीम का उपयोग कर रिकॉर्डिंग करते हैं। ये 50 GB से 500 GB तक डेटा स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। डीवीडी के प्रकार डीवीडी रोम यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है जो 4.7 से 17 GB तक स्टोर कर सकते हैं। ये मूल रूप से फिल्म उद्योग के लिए विकसित किए गए थे। डीवीडी आर इस पर केवल एक बार डेटा लिखा जा सकता है और उसके बाद लंबे समय तक पढ़ने के रूप में काम में लिया जा सकता है। डीवीडी आरडब्ल्यू इस पर कई बार डेटा लिखा जा सकता है। अब स्टोरेज मीडिया की फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेटिंग सभी डिस्क को डेटा में लिखे जाने से पहले फॉर्मेट किया जाना चाहिए। फॉर्मेटिंग का मतलब डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित और अंकन करना है। फॉर्मेटिंग दो प्रकार की होती है, हाई लेवल फॉर्मेट व लो लेवल फॉर्मेट। हाई लेवल फॉर्मेटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क पर इंडेक्स का एक सेट होता है जो संग्रहित डेटा का ट्रैक रखने के लिए उपयोग किया जाता है। लो लेवल फॉर्मेट में एक डिस्क पर सेक्टर की पहचान होती है जिसे ड्राइव पढ़ने और लिखने के लिए सेक्टर्स का पता लगाने के लिए उपयोग करता है। क्या आप जानते हैं स्टोरेज मीडिया की क्षमता उनके द्वारा होल्ड की जा सकने वाली बाइट की संख्या के आधार पर मापी जाती है। इन स्टोरेज डिवाइस की क्षमता केबी, एमबी, जीबी या टीबी में मापी जाती है। पेन ड्राइव एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज मॉड्यूल है जो कि कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में प्लग होता है। फ्लैश मेमोरी चिप का इस्तेमाल कर जो 1 टेराबाइट तक डेटा स्टोर कर सकता है। सॉलिड स्टेट यूएसबी ड्राइव एक हार्ड डिस्क का अनुकरण करता है।
USB ड्राइव बैकअप के लिए तथा एक मशीन से दूसरे मशीन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए बेहद लोकप्रिय हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी रख सकते हैं जिसका कंप्यूटर बूट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी बढ़ती भंडारण क्षमता से ज्यादातर CD और DVD अब अप्रचलित होने लगे हैं। स्मार्ट मीडिया कार्ड एक क्रेडिट कार्ड या ID कार्ड है जिसमें एक चिप शामिल होता है। जब एक कार्ड रीडर यानी कॉन्टैक्ट कार्ड में इसे डाला जाता है, यह कॉन्टैक्ट लेस कार्ड रीडर के कुछ इंच दायरे में रखा जाता है। डेटा एक केंद्रीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे एक चिप कार्ड भी कहा जाता है। एक स्मार्ट क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक चुंबकीय पट्टी वाले कार्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये प्रत्येक लेन देन में एक यूनिक कोड उत्पन्न करता है जो नकली कार्ड के साथ डुप्लीकेट बनाना असंभव है। स्मार्ट कार्ड को ऐसे भी प्रोग्राम किया जा सकता है कि गलत पासवर्ड कई बार प्रवेश करने पर खुद ही वह अपना पूरा डेटा डिलीट कर दे। एक वित्तीय लेन देन कार्ड के रूप में यह डिजिटल पैसे के साथ लोड किया जा सकता है। SD कार्ड दूसरी पीढ़ी के मल्टीमीडिया कार्ड हैं। इसमें डेटा को लॉक करने और प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। इसके दो प्रकार होते हैं। मिनी SD कार्ड, इसे स्मार्टफोन में डेटा स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रो SD कार्ड, यह मिनी SD मेमोरी कार्ड की तुलना में छोटा होता है और मिनी SD के सभी फीचर इसमें होते हैं। आइए अब कंप्यूटर वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। कंप्यूटर को कई पैरामीटर्स पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, उद्देश्य, डेटा को संभालने की क्षमता, कार्य क्षमता, आकार, स्टोरेज क्षमता और परफॉर्मेंस इत्यादि। एनालॉग कंप्यूटर वह डिवाइस है जो वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी जैसे बदलते सिग्नलों को प्रोसेस करती है। थर्मोमीटर एक सरल एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे जैसे तापमान बदलता है, पारा तदनुसार चढ़ता जाता है। हालांकि इस विशेष प्रयोजन से जटिल एनालॉग कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है, पर आज लगभग सभी कंप्यूटर डिजिटल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इनमें दोनों डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के फीचर होते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम सेटअप जटिल सिमुलेशन प्रदर्शित करने का लागत प्रभावी तरीका प्रदान करता है। ये कंप्यूटर नियंत्रक के रूप में सेवा देते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन प्रदान करते हैं। ये कंप्यूटर्स डिजिटल रूप में जानकारी के साथ कार्य करते हैं। इन कंप्यूटर्स में अधिक सटीकता होती है और ये तेज गति से कार्य करते हैं। ये गिनती कर कार्य करते हैं। इन कंप्यूटर्स को सभी सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा के डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर वे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के समान शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस करते हैं। ये कंप्यूटर्स एक सिंगल यूजर और मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 और SDS-92। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से बड़े संगठनों या कंपनियों द्वारा जरूरी एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे जनगणना, उद्योग और उपभोक्ता के आंकड़े, उद्यम संसाधन योजना और लेन देन प्रोसेसिंग इत्यादि। फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से बड़े संगठनों या कंपनियों द्वारा जरूरी एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे जनगणना, उद्योग और उपभोक्ता के आंकड़े, उद्यम संसाधन योजना और लेन देन प्रोसेसिंग इत्यादि। सुपर कंप्यूटर आज उपलब्ध कंप्यूटर्स में सबसे तेज है। सुपर कंप्यूटर आमतौर पर पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, संरचनात्मक विश्लेषण, कंप्यूटेशनल तरल गतिकी, भौतिकी और रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और मौसम विज्ञान में सिमुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। सालों पहले एक सुपर कंप्यूटर से ही रियल टाइम एनिमेटेड ग्राफिक्स का प्रदर्शन हो सका था, लेकिन समय के साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी ये काम करने की क्षमता आ गई।
परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। लैपटॉप एलसीडी स्क्रीन वाला एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। ये मोबाइल कामकाज के लिए बैटरी का इस्तेमाल करता है। वे चार्ज और डेस्कटॉप उपयोग के लिए एसी पावर का उपयोग करता है। हाई एंड लैपटॉप में डेस्कटॉप कंप्यूटर की सभी क्षमता एवं गति होती हैं। लैपटॉप उच्च गुणवत्ता एलसीडी स्क्रीन का उपयोग करते हैं और बिल्ट इन डिस्प्ले सिस्टम, बाहरी मॉनिटर या डेटा प्रोजेक्टर को भी इनपुट दे सकता है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के विपरीत लैपटॉप में आप डिस्प्ले सब सिस्टम बदल नहीं सकते, तो ये सुनिश्चित कर लें कि लैपटॉप को जिस बाहरी मॉनिटर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें वांछित रेजोल्यूशन हो। आधुनिक लैपटॉप्स में कई यूएसबी पोर्ट्स और एक बाहरी मॉनिटर पोर्ट होता है जो उन्हें विस्तार के लिए बहुत लचीला बना देता है। लैपटॉप में एक टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक होती है। दोनों में अंतर होता है। एक नियमित माउस को कभी भी लैपटॉप में प्लग किया जा सकता है। बैटरी लाइफ लैपटॉप के लिए महत्वपूर्ण होती है। स्टैंडर्ड बैटरी को आमतौर पर एक विस्तारित लाइफ वाली बैटरी के साथ बदला जा सकता है, लेकिन उसका वजन अधिक होता है। वर्क स्टेशन कोई भी टर्मिनल हो सकता है या एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है। इस संदर्भ में वर्क स्टेशन एक उपयोगकर्ता की मशीन यानी क्लाइंट मशीन के लिए जेनेरिक शब्द है सर्वर या मेन फ्रेम के विपरीत। ये एक उच्च प्रदर्शन सिंगल यूजर मशीन है जो प्रोफेशनल्स द्वारा काम में ली जाती है। वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी सीएडी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेडिकल इमेजिंग और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में काम में लिए जाने वाले वर्कस्टेशन में तेज मल्टीकोर सीपीयू होता है जिसमें ज्यादा मेमोरी यानी रैम और ज्यादा स्टोरेज होता है। आज एक वर्कस्टेशन आमतौर पर एक x86 आधारित कंप्यूटर होता है जो विंडोज, लाइनेक्स या मैक ओएस एक्स पर चलता है। सर्वर एक नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम है जिसे एक से अधिक यूजर द्वारा शेयर किया जाता है। सर्वर सभी आकारों में आते हैं। 1986 आधारित पीसी से लेकर IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर तक एक सर्वर में एक कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस सीधे जुड़े हो सकते हैं या एक कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस एक स्विच के माध्यम से कई सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एक डेटा सेंटर में जिसमें रैक में सैकड़ों सर्वर लगे होते हैं में सब कुछ नेटवर्क के जरिए एक्सेस होता है। हैंडहेल्ड एक छोटा मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जो आमतौर पर हाथ में आने लायक आकार का होता है और इसीलिए आमतौर पर हैंडहेल्ड डिवाइस या सिर्फ हैंडहेल्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें डिस्प्ले इनपुट और एक छोटा कीबोर्ड होता है। अब हम संक्षेप में देखते हैं हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि उपयोगकर्ताओं को डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस, स्कैनर, इमेज कैप्चर करने वाले उपकरण और ऑडियो कैप्चर करने वाले आउटपुट डिवाइस वह परिधीय उपकरण है जो कि हमें कंप्यूटर द्वारा संसाधित या प्रोसेस डेटा देखने या सुनने के लिए सक्षम करते हैं। सबसे अधिक काम में लिए जाने वाले आउटपुट डिवाइस हैं मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी एक मानव मस्तिष्क की तरह ही कार्य करती है। ये डेटा और जानकारी स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी भंडारण के लिए एक जगह है जहां प्रोसेस किए जाने वाला डेटा और निर्देशों को रखा जाता है। मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज जब तक जानबूझकर मिटाया ना जाए, स्टोरेज डिजिटल डेटा स्टोर करने के लिए स्थायी जगह है। स्टोरेज मीडिया के विभिन्न प्रकार हैं: हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, चुंबकीय टेप, कैसेट टेप, पंच कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय ड्रम और पेपर टेप। कंप्यूटर को मोटे तौर पर 2 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर है। इस आधार पर कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर व हाइब्रिड कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर व सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जा सकता है।